Hello everyone, this is Dr. Harpreet, clinical nutritionist and exercise physiologist, Samagra Wellness Clinic. Today we are here to again discuss about a very important topic which is hypertension. And आपने सुना ही होगा hypertension को आजकल हम लोग silent killer बोल रहे हैं. Actually ये hypertension है क्या? Hypertension is nothing but it is your increased blood pressure. आपने देखा होगा घर में या आस पड़ोस में हम कभी किसी को पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है तो 10 में से 6 लोग तो बोलते हैं कि यार हमें बीपी है. बीपी क्या है? बीपी हम सबको होता है, बट जब बीपी बढ़ जाता है उसके नॉर्मल रेंज से, जैसे नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg है, तो जब ये बीपी इस रेंज के ऊपर बढ़ जाता है एट अ नॉर्मल एज, एट अडल्ट एज, तो उसको हम हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन बोलते हैं. अभी हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर क्यों बुलाते हैं? वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इट, टू कंट्रोल इट, यू नो, बिकॉज हाइपरटेंशन खुद में ही एक डिसीज़ है और ये रिस्क फैक्टर है जो बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को it is a risk factor for various cardiovascular diseases. So that's why we call it a silent killer. ये बहुत सालों से रहता है, हमें पता ही नहीं चलता कि हमको ये है भी. अभी देर आर डिफरेंट वेज टू अप्रोच इट. अभी पहले तो हमें समझना है कि ये होता क्यों है. इट इज़ क्लासिफाइड अंडर अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. आपने देखा होगा अपने घरों में कि पहले हम पूछते थे कि हमारे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को बीपी है, हाँ, उनको डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, दे हैव हाई बीपी. बट नाउ if I'll ask my colleagues, out of 10, 4 I'm sure are having the high blood pressure. Why it is coming at so early age to us? It's all because of our stress, our lifestyle habits, our behavior. It includes, complex of the things which we are surrounded with. अभी BP है, but how we have to manage it? Now we have the problem. We know we have the problem. Now question comes is how to manage it. What American Association of Heart, have given some guidelines. And there are many type of diet also is available. Like some people follow vegetable diet, some people follow DASH diet, some people follow Mediterranean diet, some people follow Atkins diet. So there are many varieties of diet. But what we have to think is, as we usually say कि एक साइज सबको फिट नहीं होता, वैसे ही एक डाइट सबके लिए नहीं होती है. सो हमारे पास बहुत से डाइटरी अप्रोचेस भी हैं, बट वी हैव टू सी कि हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सस्टेनेबिलिटी में हमको क्या मिलता है और हम उसको कैसे फिट कर सकते हैं. अब मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. जैसे डैश डाइट है. डैश डाइट बोलती है कि आपको सॉल्ट इंटेक तो कम करना ही है, 3 to 5 ग्राम्स आपको सॉल्ट लेना है, और प्लस उसके साथ आपको समवेयर बिटवीन 5 to 8 एक्सचेंजेस ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं. 5 to 8 एक्सचेंजेस अप्रॉक्सीमेटली मीन्स समवेयर बिटवीन आपको 600 से 800 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल एवरी डे लेना पड़ेगा. तो इज़ इट रियली पॉसिबल अंडर आर सर्कमस्टांसिस, आवर इंडियन सर्कमस्टांसिस, आर इन्वायरमेंट? आई फील नो. अगर हम उतना वेजिटेबल्स और फ्रूट ले लेंगे तो हमारे पल्सेस, हमारे सीरियल्स, हमारे लेग्यूम्स कहाँ जाएंगे? We also have some inbuilt characteristics. So that's why I told कि one size does not fit all. We have to take the good things from that and have to modify according to what is needed for our body. Because we say high blood pressure, but अगर मेरा नोट करेंगे तो मे बी मेरा 120/80 से 140/80 हो सकता है, 150/90 हो सकता है, बट अगले पर्सन का कुछ और हो सकता है. इंक्रीज इज़ अ ह्यूज रेंज. उसमें कितना इंक्रीज है, इंक्रीज होने के क्या कॉजेज़ हैं, और उसको कैसे ट्रीट करना है, कौन से ड्रग्स ले रहे हैं, इस सब कुछ चीज़ को ध्यान में रख के हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं. सो नाउ विल कम टू रिकमेंडेशंस. कि रिकमेंडेशंस, डाइटरी रिकमेंडेशंस बेसिकली क्या हैं इन हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस. सो फर्स्ट थिंग कम्स इज योर सॉल्ट इंटेक. यू हैव टू लिमिट योर सॉल्ट इंटेक. सॉल्ट इंटेक शुड बी समवेयर बिटवीन 3 to 5 grams. Okay, I'll repeat it because it's very important. 3 to 5 grams. अभी जब मैं ये बोल रही हूँ, ये 3 to 5 ग्राम्स वो सॉल्ट इंटेक है जो आप खाने में डालते हैं, आपको दिखता है, विजिबल, आप उसको कम कर रहे हैं, वो ध्यान से कीजिए. बट एक दूसरा भी है जो आपको नहीं दिखता है, इनविजिबल सॉल्ट. जब आप अपनी प्लेट देखते हैं तो प्लेट में आप राइस रखते हैं. In Indian culture we have the habit of putting a pinch of salt into rice also.
हमारी प्लेट में अचार भी रहता है, अचार के अंदर भी सॉल्ट है, पापड़ भी रहता है, उसके अंदर भी सॉल्ट है. सो देयर कुड बी मेनी थिंग्स जिसके अंदर इनविजिबल सॉल्ट जो आप काउंट ही नहीं करते. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द इनविजिबल सॉल्ट सोर्सेज इन योर प्लेट. सो चेक योर प्लेट कि आपको कुछ इनविजिबल सोर्सेज ना हो. अवॉइड दो सोर्सेज. सेकेंड थिंग अबाउट सॉल्ट इज you have to take unsalted nuts, unsalted, unfried and processed nuts, okay? Because many a patient comes, so they say कि मैम हम तो 10 बादाम रोज़ खाते हैं, फिर भी हमारा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, या हम कुछ भी सॉल्ट नहीं ले रहे बट बादाम रोज़ ले रहे हैं. तो जब हम पूछते हैं कौन से बादाम, इट इज़ वेल सॉल्टेड, अच्छे से सॉल्ट और रोस्ट किए हुए बादाम है. That will not help you, that will worsen your condition. So I'll repeat and emphasize on this that you are supposed to eat unsalted, unfried nuts. Maximum you can have 30 grams of the unsalted nuts in a day. Third thing which I want you to remember about the salt is, nowadays there is a trend, marketing gimmicks are there, that there is something called as low sodium salt. बेसिकली लो सोडियम सॉल्ट क्या होता है कि उसमें मात्रा जो है उसकी 140 मिलीग्राम से भी कम होना चाहिए. गॉट इट? सो अभी जब हम लो सोडियम देखते हैं, नेक्स्ट टाइम आप देखिए, लो सोडियम सॉल्ट में समवेयर बिटवीन 32 ग्राम सॉल्ट होता है, वेयर एज नॉर्मल सॉल्ट में समवेयर बिटवीन 36 to 38 ग्राम होता है. तो देर इज व्हाट पीपल थिंक इज कि मैंने लो सोडियम ले लिया है तो मैं 2 चम्मच भी डाल सकती हूँ, बट इट इज़ नॉट करेक्ट. See the difference here. We usually calculate when we do dietary modification is total amount of the salt. So be aware of all these things. You have the normal salt, but limit its quantity, which is very important. So now coming to the second very important thing. Second recommendation is about the fats. Fats is like everybody is scared of nowadays, and it's too much hype कि फैट्स नहीं खाना है, फैट्स में आपको कुछ भी नहीं लेना है. बट व्हाट इज़ रिकमेंडेशन इज़ कि आपको अगर सेचुरेटेड फैट यूज़ करने हैं तो इट शुड बी लेस देन 10%. नो, सेचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? घी आता है आपके सेचुरेटेड फैट्स में, चीज़ आता है, तेल आता है. तो इन सबको आप कम मात्रा में यूज़ कीजिए, बट बंद मत कीजिए, कम मात्रा में यूज़ कीजिए. सेकेंड थिंग इज़ आपको ट्रांस फैट नहीं लेना है. जो आपको लिमिट करना है ट्रांस फैट, जिसको हम हाइड्रोजिनेटेड फैट बोलते हैं, वो आपको जितना हो सकता है उतना आप ज़ीरो क्वांटिटी कर दीजिए उसकी. दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. एंड थर्ड थिंग इज प्यूफा, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आपके बहुत काम आएंगे. आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल्स, दिस एंड ऑल. सो दीज आर कॉल्ड एज पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो वो आपको नेचुरली कहाँ से मिलेंगे? आप क्या कर सकते हैं, आप सीड्स ले लीजिए. फ्लैक्स सीड, अक्सी चटनी तो बनाते ही हैं घर में, सनफ्लावर सीड, वॉलनट्स. तो आप इनको एक बॉटल में स्टोर करके रख दीजिए एंड मिक्स इट विथ सौंफ and eat it post lunch, post dinner as your mouth freshener, and you will be done with your good poly unsaturated fatty acids for the day. And the third important thing from the fats which I wanted to highlight is, we have made the fats culprit for whole of our lifestyle or whole of our diseases. But is it right? What you think? Is it right? Is the fat is only culprit, or the amount of fat which we are consuming is the culprit? Time to rethink, है ना? It's very important to rethink, reanalyze yourself. Just introspect कि eating one egg is bad or eating only one egg white is good. So this is a basic question which I usually get. People say कि we are eating egg whites and we are removing the egg yolk from it. But egg yolk have beautiful vitamins, beautiful minerals, beautiful cholesterol into it, okay? And when I say cholesterol, you might be thinking कि cholesterol is a bad thing, because we have already labeled it as a bad. But cholesterol, I'll just give you few examples. Your hormones which are produced, you talk so much about hormones. All your hormones are produced from their parent. We call that as precursor. So parent for all your sex hormones, your normal hormones is cholesterol. If cholesterol is not there, we can't produce estrogen, we can't produce testosterone. Each cell of your body have a bilipid layer which needs cholesterol.
your vitamins, fat soluble vitamins are dissolved in your body, are getting absorbed because of the cholesterol. So you need it. Now what is the takeaway from this is you need to check how much you have to take. One egg a day is perfectly all right, but more than that can be harmful. So decide wisely. Don't remove the egg yolk until and unless your doctor has told you to completely do it, depending upon your condition. Otherwise, you can take one full egg. Now coming to our third recommendation. So third recommendation is about the carbohydrates, the newer culprit for all our life disorders. People are talking so much about it. But what you have to do smartly is you have to just replace your simple carbs with the complex carb. When I say simple and refined carbs, only thing come in our mind is sugar. But trust me, if you read it, your simple carbs also include your honey and jaggery. So be mindful when you are taking all this. Be mindful of your quantity when you are taking all this, and just shift from the refined and simple carbs to complex carbs. So what could be the complex carbs? Your ragi, jowar, bajra, everything comes in your complex carbs. Now fourth recommendation is about fruits. So you have to consume fruits and vegetables at least more or less at least 200 to 250 grams per day should be your intake of fruits and vegetables. And then comes fish. If you are non-vegetarian, you can have fish at least 1 to 2 times per week, and see to it that you are having fish which is recommended, like mackerel, salmon, tuna. All these fishes you can have. Now coming to the functional foods which help you to maintain your blood pressure levels. And in functional foods, you have first thing which is there in every home, garlic cloves and ginger. Beautifully it is there, and there are many studies. There is extensive research which has proved that 4 to 6 garlic cloves in a day reduces the blood pressure significantly. I'm not telling you to eat garlic cloves, but you can use it while cooking, cooking your veggies or cooking your dal or whatever is there. You can use it on a regular basis. That will definitely help you. Second thing is something called as chlorogenic acid. Now this is also studied extensively that it helps in decreasing the blood pressure levels, and also it decreases the homocysteine level. So it is also found in, you have at your home apple, pear, potato, berries, even in eggplant, that is what you call as brinjal. So it's very commonly found there also. Your third functional food is natto. Natto is something, it's like fermented sprouted things from soya bean. So that also have been studied, not extensively, but yeah, it is studied and it is proven to decrease the blood pressure. So you can use all these functional foods in your regular diet to take maximum advantage of it. And if you want to know anything more about your dietary changes, please do message us. We will reply you. And this is a one approach to hypertension, that is your dietary approach. Now coming towards the what is complete lifestyle modification, it includes exercise also. I'll be very cautious when I'll be telling you about exercise. See, guideline says that you have to do some sort of activity which will keep you active for 150 minutes, 5 days per week. But it cannot be your walking for only 1 day in a week, covering 150 minutes, and you say that you are sorted. It just means that you have to be active throughout the day. You have to be active. Your lifestyle should be active throughout the day, no matter where you are, at your workstation or you at your home. So try to be active. Try to keep getting for even small things. Try to do the things yourself. That will help you a lot. And yes, you have to exercise depending upon the cause of hypertension and your blood pressure range at that time. Just don't jump to the exercise. You have to take the opinion or the permission from your consultant, that cardiologist, before starting any type of exercise. So I hope this video will be useful for you.
Do contact us in if you have any queries, and if you want to know more about your carb, protein and fats, do watch our next series. You will be more clear about it. Thank you and wish you all a very happy and healthy heart. Thank you.